लास्ट क्लास में हमने मेंडल्स लॉ के अंतर्गत लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण के नियम को पढ़ा था। आज हम मेंडल का तीसरा नियम या आनुवांशिकता के तीसरे नियम को पढ़ने जा रहे हैं, जो कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब ये क्या है, इसको हम समझते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इसके अनुसार जब किसी जनक से दो या अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो दोनों लक्षण के कारक एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। कोई लक्षण किसी दूसरे लक्षण पर आधारित नहीं होता है। तो यही क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब इसको हम समझते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें कि जब किसी जनक से दो या अधिक लक्षणों की वंशागति होती है, मतलब जब एक पेरेंट से दो या दो से अधिक कैरेक्टर जो हैं वो वंशागत होते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि एक कैरेक्टर हो गया शेप का और दूसरा कैरेक्टर हो गया कलर का। ठीक है, ये दो कैरेक्टर हो गए। अब इन लक्षणों की जब वंशागति होती है तो एक लक्षण का जो जीन है वो दूसरे लक्षण के जीन से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से संतति में जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको साधारण रूप से हम सिंपल तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब दो लक्षण जो हैं या दो कैरेक्टर जो हैं वो पेरेंट्स से इनहेरिटेंस होते हैं, वंशागत होते हैं, तो दोनों कैरेक्टर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से संतति में जाते हैं। उनके बीच में किसी भी तरह का लिंक नहीं होता है ना। दोनों कैरेक्टर जो हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। कैरेक्टर के जो जीन हैं वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी आधारित नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से वो संतति में जाते हैं या स्वतंत्र रूप से गैमिट में जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसको मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस में समझाया गया है। वहाँ पर हम देखते हैं कि चार प्रकार के गैमिट बनते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि जब वहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन होता है F1 जनरेशन में, तो वहाँ पर चार प्रकार के गैमिट बनते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि यहीं से हमको ये क्लियर होगा कि स्वतंत्र अपव्यूहन हो रहा है यहाँ पर। तो ये चार प्रकार के जो गैमिट बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको। ये राउंड येलो शेप राउंड येलो हो गया, ये हो गया राउंड ग्रीन, ये हो गया रिंकल्ड येलो और ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन। तो ये चार प्रकार के जो गैमिट हैं, इनकी हम यदि आवृत्ति देखें या फ्रीक्वेंसी देखें तो ये 25% रहती है, या इसको 1/4 हम बोल सकते हैं। तो 25% जो गैमिट बनते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, F2 जनरेशन जो हमको प्राप्त होगी, उसमें चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ये चार प्रकार के पौधे F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि इनमें स्वतंत्र अपव्यूहन हो रहा है। मतलब जो कैरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से प्रोजेनी में जा रहे हैं। क्योंकि यदि इनमें कोई लिंक होता, तो जैसे हमने दो कैरेक्टर लिए हैं, शेप का लिया है और कलर का लिया है, तो हर बार हमको ऐसा कुछ मिलता कि राउंड के साथ में येलो कलर ही आता, ठीक है, या राउंड के साथ में ग्रीन कलर ही आता, ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए चार प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं F2 जनरेशन में। चारों अलग अलग टाइप के हैं, उनका फिनोटाइप जो है वो चार अलग अलग प्रकार का फिनोटाइप प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि राउंड के साथ में येलो कलर आ रहा है, फिर राउंड के साथ में ग्रीन कलर भी आ रहा है, फिर उसके बाद रिंकल्ड के साथ में येलो कलर आ रहा है और रिंकल्ड के साथ में ग्रीन कलर आ रहा है। तो मतलब सारे जो जीन हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में समझाई गई है, बताई गई है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो कैरेक्टर को लेकर ही स्टडी किया है। इसमें हमने शेप और कलर को, ये दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया है। लेकिन मेंडल ने कई अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट को उस पर किया और उनको यही रिजल्ट मिला हर बार। ठीक है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, यह नियम उन्हीं कारकों पर लागू होता है जो भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं अथवा एक ही गुणसूत्र में दूर दूर स्थित होते हैं।
मतलब ये जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का, वो उन्हीं जीन्स पर, उन्हीं कारकों पर लागू होगा जो कि अलग अलग क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। मतलब कि अलग अलग जो जीन हैं वो बिल्कुल अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, वहाँ पर ये नियम जो है वो फॉलो होगा। या कि एक ही क्रोमोसोम पर बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर जब स्थित रहेंगे जीन्स, तो उनके बीच में ये नियम जो है वो फॉलो होता है। तो ये हो गया मेंडल का तीसरा नियम जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। आनुवांशिकता का भी ये तीसरा नियम कहलाता है। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत इसको समझाया गया है। ठीक है, आज की क्लास में हमारे इतना ही। थैंक यू।